Hello everyone, welcome to the exam what, and we are here to study the first chapter reproduction in organism. उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपको इस सारे सेशन का पीडीएफ चाहिए और सारी अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर एग्जाम वट ऑफिशियल को ज्वाइन कर लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो यूट्यूब पर है। और आपके लिए नए चैनल्स भी बनेंगे यूजी पीजी के लिए अलग। तो आज हम यूजी के लिए पढ़ रहे हैं अपना पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने थोड़ा सा इसके बारे में देखा था, लेकिन आज हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन एक लाइफ साइकिल होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसकी एक प्रोसेस है जिसमें वो सिमिलर वन को प्रोड्यूस करता है। अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन तो दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि डाइजेशन हो गया और ये सब जैसे प्रोसेस होते हैं वैसे ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द पेरेंट प्रोड्यूस द सिमिलर वंस, जिनको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। अगर कोई पेरेंट है वो किसी भी मोड से अपने सिमिलर वंस को प्रोड्यूस करता है। सिमिलर वंस का मतलब होता है जरूरी नहीं है वो जेनेटिकली सिमिलर हो, जेनेटिकली सिमिलर हो भी सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जेनेटिकली सिमिलर और डिसिमिलर क्या होता है, और वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं। तो अब बस क्या है कि सिमिलर वंस, और सिमिलर वंस का मतलब क्या होता है कि स्पीसीज, सेम स्पीसीज के जो प्रोडक्शन होता है उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द सिमिलर वंस। किस लिए? टू कंटिन्यू देयर टू कंटिन्यूएशन ऑफ देयर स्पीसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज के लिए, किसी भी कोई भी प्रोसेस हो रही है उसके पीछे एक रीजन है। डाइजेशन के पीछे रीजन है कि हमको एनर्जी चाहिए। एक्सक्रीशन के पीछे रीजन है कि अगर हमारे अंदर टॉक्सिक मटेरियल रह जाएगा तो वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा। तो सारी प्रोसेसेस का एक रीजन है। रिप्रोडक्शन का रीजन क्या है? रिप्रोड्यूस क्यों कर रहा है ऑर्गेनिज्म? तो अपनी रेस के कॉन्टिन्यूएशन के लिए। रेस का मतलब क्या? उसकी स्पीसीज अपनी रेस के कॉन्टिन्यूएशन के लिए जो प्रोसेस कर रहा है, इसीलिए वो प्रोसेस कर रहा है रिप्रोडक्शन। अब ये रेस का कॉन्टिन्यूएशन का क्या मतलब है? जैसे अगर हम लाइफ देखें, किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल, तो क्या होता है? सबसे पहले बर्थ हुई। बर्थ के बाद वो पूरे थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा इन जनरल वे, और इसके बाद फाइनली उसकी डेथ होगी। तो एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल ऐसे होती है कि बर्थ होती है, सारी लाइफ प्रोसेसेस में जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जितनी भी लाइफ प्रोसेस है वो थ्रू आउट लाइफ सर्वाइव करता है उसको, और इसके बाद उसकी होती है डेथ। अब ये अगर सपोज करिए एक स्पीसीज का एक मेंबर है यहां पर, और वो ये सारी प्रोसेस करता है और यहां पर आखिरी में आके उसकी डेथ हो जाती है, तो इसकी रेस कंटिन्यू कैसे होगी? इसकी रेस कंटिन्यू तब होगी जब वो ये प्रोसेस करेगा रिप्रोडक्शन अपने इस लाइफ स्पैन में। जरूरी नहीं है कि किसी भी लाइफ स्पैन में किसी वक्त कर सकता है, वो हम लोग पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कब क्या होता है, लेकिन अपनी थ्रू आउट लाइफ में वो रिप्रोड्यूस करेगा, और रिप्रोड्यूस करने के बाद सिमिलर वंस यानी ऑफस्प्रिंग को बनाएगा यहां पर। और फिर इनका बर्थ हुआ, इनका बर्थ होने के बाद ये आगे अपनी पूरी लाइफ चलाएंगे, लाइफ चलाने के बाद इनकी डेथ होगी, इसके बीच में ये लोग रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। किस लिए कॉन्टिन्यू प्रोसेस करते हैं ये? कि अपनी रेस की एग्जिस्टेंस को बनाए रखें। तो रिप्रोडक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस की एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन।
जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें भी हमने बताया था कि कितने टाइप का होता है। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन, उसकी अच्छे से स्टडी करेंगे आज। 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, बेसिक मेनली 2 टाइप का, एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। ये 2 टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? जिसमें ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट से जो नई जनरेशन बन रही है वो नई जनरेशन सिर्फ एक पेरेंट से बने, यानी सिंगल पेरेंट। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जो सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट सेल है, वो ऑर्गेनिज्म है, जो भी है, सिंगल पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग बनेंगी तो ऐसे रिप्रोडक्शन को बोल देंगे एसेक्सुअल। लेकिन इसमें भी एक और चीज ऐड करनी जरूरी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बने जिसमें कि गैमीट का इन्वॉल्वमेंट ना हो। गैमीट का इन्वॉल्वमेंट तब होता है, जैसे आप जब सेक्सुअल पढ़ेंगे तो देखेंगे मेल फीमेल, मेल से मेल गैमीट बनता है, फीमेल से, जैसे इन ह्यूमन में क्या रहेगा, स्पर्म बनेगा और ओवा रहेगी, ये इसको फीमेल गैमीट बोलेंगे, इसको मेल गैमीट बोलेंगे। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा और इससे बनेगा जाइगोट। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। वो डिफरेंट वे से करते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, अभी इसके जस्ट बाद। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। गैमेट का इन्वॉल्वमेंट ना हो सिंगल पेरेंट का, और ऊपर से सिंगल पेरेंट से बने उसको बोलते, सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बने उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखते हैं? ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो एक पेरेंट से बने चाहे 2 पेरेंट से बने, ठीक है, उनमें गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, इनका इन्वॉल्वमेंट हो और इससे नई जनरेशन बन रही है, नई ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, नई डॉटर बन रही है, डॉटर सेल्स बन रही है। अगर एक गैमीट है, इससे डॉटर सेल बनेगी तो उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, गैमीट्स होना बहुत जरूरी है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। उसके बाद वो एम्ब्रियो नहीं भी बन रहा है, जैसे हम लोग शुरू में देखेंगे, तब भी, मतलब कहने का मतलब गैमीट्स का मिलना बहुत जरूरी है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, तो कैसे होता है ये हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो। गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, अब कैसे बनेगा? बहुत तरीके से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सारी चीजें हैं, वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज, एडवांटेज। क्या एडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? कि इसमें गैमीट्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिंगल पेरेंट से बन रहा है, तो ये फास्ट होगा। पहला तो फास्ट होगा, रैपिड डिवीजन होंगे और जल्दी जल्दी ऑफस्प्रिंग बनेगी, फास्ट होगा, मेनी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। इन लेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक लिमिटेड टाइम में बहुत सारी ऑफस्प्रिंग बन सकती हैं, बहुत सारी जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है वो फॉर्म हो सकती है। ये हो गया इसका दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज है
इसमें हाँ एक वर्ड है बहुत अच्छा, क्लोन्स। क्लोन्स किसको बोलते हैं? जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, उनको बोलते हैं क्लोन्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जनरेशन बनती है वो पेरेंट के एकदम सिमिलर होती है, क्योंकि वो जेनेटिक, उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं हो सकती, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी तब होती है जब दो तरीके के गैमेट्स मिलेंगे। मिलने से जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़े तो उसमें देख रहे थे क्रॉसिंग ओवर होगा, तब जाके उसमें दोनों मदर, जैसे अब हम लोग में हमारे फादर का भी कैरेक्टर होता है, मदर का भी कैरेक्टर होता है, कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी होते हैं जो कि जेनेटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे आते हैं वो, ठीक है। तो ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट, क्योंकि इसमें फादर का क्रोमोसोम है, इसमें मदर का क्रोमोसोम है। इसके बाद ये जब मिलकर जाइगोट बनाएगा तो इसमें दोनों का क्रोमोसोम होगा। जब इनको बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा तो उससे नए तरीके के जो कैरेक्टर है वो डेवलप होते हैं। वो इसमें नहीं होता क्योंकि इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसमें जो बनेंगे वो क्लोन्स बनेंगे, ठीक है। क्लोन्स मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सेम, ठीक। अब क्लोन्स बनने से क्या होता है? इस क्लोन्स बनना कोई एडवांटेज नहीं है। क्लोन बनने का क्या एडवांटेज है कि अगर कोई अच्छा कैरेक्टर है पेरेंट के अंदर, कोई अच्छा जेनेटिक कैरेक्टर है, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा डायरेक्ट ट्रांसफर। गुड जेनेटिक कैरेक्टर, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं, कोई चेंज नहीं, वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। ये इसका एडवांटेज है। तो ये छोटे छोटे एडवांटेजेस हैं इसके। डिसएडवांटेजेस में हम देखें अगर, तो इन्हीं को बस रिवर्स कर दें वो उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। क्योंकि अब देखें अगर देखें गुड जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाएगा, ये है। लेकिन अगर पेरेंट के अंदर कोई डिजीज है या कोई बैड जेनेटिक कैरेक्टर है, कोई लीथल जीन है, बैड जेनेटिक कैरेक्टर, ये भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। ये भी ट्रांसफर हो सकता है। जब गुड ट्रांसफर हो सकता है तो बैड भी ट्रांसफर हो सकता है। ये इसके डिसएडवांटेज होएगा, उसको नहीं रोक सकते। इसके बाद फिर हम बहुत सारी ऑफस्प्रिंग तो पैदा कर सकते हैं, बहुत सारी ऑफस्प्रिंग बन जाएंगी, लेकिन ये क्या होगी? जेनेटिकली सेम होंगी, जेनेटिकली सेम। अब जेनेटिकली सेम होने का क्या मतलब होता है? जब हम लोग एवोल्यूशन की पूरी थ्योरी को देखेंगे तो हम लोग देखें कि टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसके हिसाब से हम अपने आप को उस इन्वायरमेंट ढालने के लिए हमारे जेनेटिक के अंदर भी चेंज होता है, जेनेटिक्स के अंदर भी चेंज होता है, हमारे जीन्स के अंदर भी इवोल्यूशन होता है, म्यूटेशन भी हो सकता है, चेंज होता है। लेकिन जब ये जेनेटिकली सेम है, यानी इनके अंदर कोई इवोल्यूशन थ्रू आउट टाइम नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? अगर कोई इन्वायरमेंटल हजार्ड आया या कुछ भी ऐसा इन्वायरमेंटल अनफेवरेबल कंडीशन आई इनके लिए, तो पूरी की पूरी जनरेशन एक बार में एक्सटिंक्ट हो सकती है, क्योंकि अगर उनके लिए फेवरेबल नहीं है वो, तो एक बार में एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। और जेनेटिकली डाइवर्स नहीं होंगे ये, जब डाइवर्स नहीं होंगे तो सेम सिमिलर रहेंगे। और अगर कोई इन्वायरमेंटल ऐसा इशू आता है, कोई ऐसा बाहरी कुछ ऐसा कारण होता है कि जिसकी वजह से अगर ये लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो एक साथ मास एक्सटेंशन हो सकता है इनकी पूरी पॉपुलेशन का। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब हम लोग देखेंगे किस किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट से एनिमल्स करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, जैसे कि हम नाम से ही देख पा रहे हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है टू, फिजन का मतलब डिवीजन या सेपरेशन या टूटना, ठीक है। तो बाइनरी फिजन, इसको हम लोग ऐसे ना समझ के इसके एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, वो हम लोग को ज्यादा बेटर लगेगा। हम लेते हैं एग्जाम्पल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा का। ये सब आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि कैसे डिवीजन होता है। अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है,
ये साइटोप्लाज्म है, ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स। अब ये अमीबा है, इसको खुद का डिवीजन करना है तो कैसे करता है? सबसे पहले डिवीजन होगा इसके न्यूक्लियस में, यानी कैरियोकाइनेसिस। यानी इसका न्यूक्लियस है वो इनलार्ज होगा, इनलार्ज होने के बाद वो डिवाइड होगा। प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब डिवीजन। अब इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। साइटोप्लाज्म भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब यहां पर कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हो चुकी है, और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस के होते होते स्टार्ट हो जाती है, और कैरियोकाइनेसिस होते के दौरान जैसे ही खत्म होता है वो भी साइटोकाइनेसिस भी खत्म होता रहता है। फिर ये दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, यानी डॉटर अमीबा बन जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है किसी पेरेंट अमीबा से दो डॉटर अमीबा बन रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन भी होता है जब वो कई पार्ट में टूट जाता है। जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो बाइनरी फिजन कई तरीके का होता है, जैसे अमीबा में ये हो गया, तो अब पैरामीशियम में, सब में अलग अलग तरीके से होता है। यूग्लिना, इन सब में बाइनरी फिजन होता है अलग अलग तरीके से। तरीका सेम है, बस कैसे होगा वो आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे, वैसे इतना जरूरी नहीं है अभी के लिए। तो ये हो गया बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और उसके बाद वो दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, इनको बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसके एग्जांपल क्या हो गए? अमीबा, पैरामीशियम। अब हम लोग देखते हैं, ये एक तरीके का, इसमें किसी तरह का कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है, और सिंगल पेरेंट से बन रहा है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल। दूसरा है बडिंग। बडिंग आप लोग 11th क्लास में एक फाइलम पढ़े होंगे, हाँ, तो हम लोग देख रहे थे सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमको देखना है उसको बोलते हैं बडिंग। आपने क्लास 11th में एक फाइलम पढ़ा होगा, कौन सा फाइलम? सिलेंट्रेटा या निडेरिया जिसको बोलते हैं। उसमें एक एग्जांपल था हाइड्रा का। हाइड्रा का एग्जांपल सबको याद है? तो हाइड्रा में क्या था? ये इसकी बॉडी होती है, ये उसके टेंटिकल्स होते हैं, अब हाइड्रा में कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करता है ये इसी को एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। अब हाइड्रा है, इसमें क्या होता है? एक आउटग्रोथ जनरेट होती है इसके लाइफ की ड्यूरेशन में, जब तो एक आउटग्रोथ का जनरेशन होता है। कैसे वो देखेंगे अभी। ये एक आउटग्रोथ है, इसकी बॉडी से ही निकलता है, इसी को बोलते हैं बड। और इसके जो टेंटिकल्स हैं इनको बोलते हैं रूडिमेंट्री टेंटिकल्स। रूडिमेंट्री का मतलब होता है इनिशियल। अब ये बड है, ये बड धीरे धीरे ग्रो करेगी, और ग्रो करने के बाद ये मेन बॉडी से अलग हो जाएगी, और मेन बॉडी से अलग होने के बाद एक इंडिविजुअल बनाएगी। ये अलग हो गई और ये बड अलग हो गई। अब ये नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी। ये पेरेंट हाइड्रा था, ये क्या हो गया? इसकी ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसमें भी किसी तरह का कोई गैमेट नहीं बना, एक आउटग्रोथ थी बॉडी से ही, और आउटग्रोथ होने के बाद वो नया ऑर्गेनिज्म बन गया, वो बॉडी से अलग हो गया। तो ये हो गया दूसरे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं बडिंग। हाइड्रा किस फाइलम का है? निडेरिया, या इसी को बोलते हैं सिलेंट्रेटा। ठीक है, उस फाइलम में एक एग्जांपल है हाइड्रा, और जिस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है।
अब हम लोग देखेंगे अगले टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आपने पोरीफेरा पढ़ा होगा, और उसमें एक जो उस पोरीफेरा का मेन जो मेंबर है वो कौन है? स्पॉन्जेस। तो इन स्पॉन्जेस में क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, सपोज कि जहां पर है वहां का पानी सूख गया या कुछ ऐसा हो गया, कोई ऐसी भी अनफेवरेबल कंडीशन आ रही है, तो स्पॉन्जेस क्या करते हैं अपने अंदर, जैसे हमने देखा यहां बर्ड बाहर निकल रही थी, आउट ग्रोथ हो रही थी बर्ड की इसमें हाइड्रा में, लेकिन स्पॉन्जेस में कैसे होता है? सपोज करिए एक स्पॉन्ज की ये बॉडी है, ऐसे नहीं, मतलब ये टीएस है उसका, इसके अंदर इंटरनल बर्ड्स बनती हैं जो जेम्यूल है। जेम्यूल बेसिकली क्या है? इंटरनल बर्ड्स। कहने का मतलब इसके अंदर ऐसे बर्ड्स बन रही हैं, इसी की बॉडी से ऐसे बर्ड्स बनेंगे, इसके अंदर बहुत सारी बर्ड्स बनेंगी जिनको जेम्यूल बोलते हैं। आप बर्ड्स नहीं, जेम्यूल से समझिए, जिनको बोलते हैं जेम्यूल। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये बर्स्ट होके बाहर आएंगी, यहां से बाहर आएंगे, और जितने भी जेम्यूल हैं वो नए स्पॉन्जेस, न्यू स्पॉन्जेस को बनाएंगे। तो इसमें भी किसी तरह का कोई गैमेट नहीं बना, बस जनरली मतलब इन जनरल फॉर्म में जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो अंदर वो जेम्यूल्स बने, और जेम्यूल जब फेवरेबल कंडीशन आई तो वो बाहर निकल के ये बने। आप इसमें देख रहे हैं कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, जिससे इनकी एग्जिस्टेंस बनी रहे। अनफेवरेबल कंडीशन आई, ये स्पॉन्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो ये जेम्यूल्स हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसा बनता है कि मान लीजिए ऐसे है, फिर न्यूट्रिशन रहते हैं, जो न्यूट्रिशन इनको लगातार जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं, तो उन्हीं से ये नया जो ऑर्गेनिज्म है, नया मतलब जो ऑफस्प्रिंग है वो बनता है, जिससे इनकी एग्जिस्टेंस बनी रहे। फिर अगले टाइप का हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। ये भी बहुत कॉमन है आपने एक एल्गी का नाम सुना होगा, स्पायरोगायरा। एक और 11th में पढ़ा होगा एनिमल प्लेनेरिया। तो फ्रेगमेंटेशन उसमें होता है जिसमें पावर ऑफ रीजनरेशन ज्यादा होती है। रीजनरेशन की पावर जिनकी बॉडी में ज्यादा होती है उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। रीजनरेशन का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी पार्ट से पूरी बॉडी का या बॉडी के किसी हिस्से का, जैसे ये बॉडी है, इसका ये पार्ट हमने कट कर दिया, तो ये अगर ये मेन बॉडी है तो ये हिस्से को बना ले, या इतनी रीजनरेशन पावर कि ये बॉडी 3-4 हिस्सों में टूट गई तो ये पूरी बॉडी बना रही है, हर हिस्सा अपनी बॉडी बना रहा है। तो पावर ऑफ रीजनरेशन, तो जिसके अंदर जितनी ज्यादा रीजनरेशन की पावर होगी वो फ्रेगमेंटेशन से फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना ज्यादा उनके लिए फेवरेबल रहता है। हम एग्जांपल देखेंगे जैसे प्लेनेरिया का। ये प्लेनेरिया है, ठीक है। इसका हम देखें कि अगर इसकी बॉडी को, इसके हेड को, इसके एब्डोमेन को, इसकी टेल वाले पार्ट को, अगर हम 3 पार्ट में, इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो तीनों पार्ट अलग अलग रीजनरेशन पावर शो करके अलग अलग इंडिविजुअल को क्रिएट करते हैं। तो अगर 3 पार्ट में डिवाइड हुई है तो 3 प्लेनेरिया बन जाएंगे। सेम स्पायरोगायरा में भी स्पायरोगायरा का ये थ्रेड है जिसमें अगर ये टूट जाता है तो ये एल्गी है, ये टूट जाता है तो हर पार्ट नया नया स्पायरोगायरा बना लेता है, ठीक। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। और अगला है जो कि प्लांट्स में बहुत कॉमन है, जो कि सुने, वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, इसीलिए इसका नाम यह है, प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे लीव्स, स्टेम, रूट, ठीक है, ईटीसी, किसी भी पार्ट से जब नए प्लांट का जनरेशन, नए प्लांट की जनरेशन होती है तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपने एक प्लांट देखा होगा ब्रायोफिलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अजूबा की पत्तियां, ब्रायोफिलम। इसकी लीफ होती है, इसको जो लीफ है सॉरी, इसकी लीफ, मान लीजिए इसकी लीफ ऐसे पड़ी और इसको फेवरेबल कंडीशन मिली, तो क्या करती है, ये लीफ इसकी गिरी और इसकी फेवरेबल कंडीशन मिली, तो क्या करता है, यहां से बर्ड्स निकलती, लीफ बर्ड्स। और ये बर्ड्स प्लांट से अलग होके या इससे अलग होके यहीं पर जब होगा तो ये नया प्लांट को बनाएगी, ठीक है। तो लीफ से, अब इसी तरह हम लोग देखेंगे पोटैटो में, आईज ऑफ पोटैटो, जो बोलते हैं पोटैटो की आंखें निकल आई, जब आलू हम देखते हैं कि उसमें से निकलने लगता है, तो आईज ऑफ पोटैटो। जिंजर में उसके राइजोम्स, रनर्स, और ऐसे बहुत सारे, वाटर हाइसिंथ में होता है। तो इस तरह के जब किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से जब नए प्लांट की जनरेशन होता है, नया प्लांट बनता है, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इस तरह का भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये प्लांट्स में होता है, हायर प्लांट्स में ऐसा होता है। क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है मल्टीसेलुलर हायर प्लांट्स में, क्योंकि जब तक यूनिसेलुलर बॉडी है तब तक वो बाइनरी फिजन या इसके पहले बडिंग ये सब कर सकता है। लेकिन जब ये बड़ा प्लांट मल्टीसेलुलर प्लांट हो जाएगा, तो मल्टीसेलुलर प्लांट्स में क्या होता है कि इस तरह की प्रोसेस कहीं एक कोने में चलना प्लांट के, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्लांट में ऐसे होते हैं कि इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव का मेनली मतलब होता है कि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, लीव्स, स्टेम्स। अब एक और आता है स्पोर फॉर्मेशन। अनफेवरेबल कंडीशन में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं फंजाई में। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, सपोज एक फंजाई है, मान लीजिए राइजोपस, ये फंगल हाइफी है, बहुत सारे निकलते हैं फंगल हाइफी, फंजाई की बॉडी होती है, उसको फंगल हाइफी बोलते हैं। अब क्या होता है, इस फंजाई में एक आउटग्रोथ बनती है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया बन गया, ये है स्पोरेंजिया, ये बॉडी है, इसके ऊपर स्पोरेंजिया बना उसी बॉडी से। अब अनफेवरेबल कंडीशन में इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं, बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो यही स्पोरेंजिया बर्स्ट होगा। मान लीजिए इसका है, हम इसमें दिखा रहे हैं, ये बर्स्ट होता हुआ, ये बर्स्ट होगा और ये स्पोर्स बाहर निकलेंगे और ये नए हाइफी को बनाएंगे, स्पोर्स, ठीक है, जिस पे लगा रहता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। ये सब आपने पढ़ा होगा 11th में। तो स्पोरेंजिया जो होता है वो किसी भी स्पोर फॉर्मेशन में जो क्या होता है, स्पोर कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, ठीक है, और वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। इसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है और स्पोर्स बाहर निकलते हैं, और स्पोर्स जब बाहर निकलते हैं तो वो नए नए प्लांट्स को जन्म देते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं सिंपल से हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं इनके जरूरी, और मेनली तो आपके लिए जब होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमको पढ़ना है, हम लोग अगली क्लास में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एग्जामवट का जो टेलीग्राम चैनल है एग्जामवट ऑफिशियल, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और आपको क्लासेस चाहिए, लाइव क्लासेस जो धीरे धीरे शुरू होंगी,
वो आपको एग्जाम वट के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उसको सब्सक्राइब करके रखिए, और पेड क्लासेस भी आपको जल्दी ही आपको शेड्यूल मिलेगा, जल्दी ही, जैसे ही सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये आज का हम लोग का टॉपिक था रिप्रोडक्शन। आप लोग बताइए कैसा लगा ये और क्या सुधार की जरूरत है। थैंक यू सो मच।